गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अभियोदय योजना में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे सेल। और सेल में हम लोगों ने पहला चैप्टर शुरू किया था, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स के सेल्स कैसे होते हैं और वो कैसे प्रोकैरियोट सेल्स और यूकैरियोट सेल आपस में डिफरेंस है, कैसे यूकैरियोट का कुछ थोड़ा ये भी पढ़ लिए थे, कैसे इवाल्व हुआ, क्या साइज शेप है, कैसे कंपार्टमेंटाइजेशन होता है और कैसे क्या होता है कि न्यू सेल कंपार्टमेंटाइजेशन होता है, और दूसरा क्या है डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, और इन छोड़ दे अगर किसको प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल्स अपने सारे एसेंशियल लाइफ के प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करता है और यूकैरियोट उसके कंसर्न में कैसे करता है। तो हम लोगों ने बच्चों ये देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम था उसमें क्या था कि जो मेम्ब्रेन था उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। मेम्ब्रेन क्या कर रहे थे कि वही मेजर रोल प्ले कर रहा था, सरफेस एरिया बढ़ा रहा था, एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ा ले रहा था, जिसकी वजह से क्या होता था इसमें रेस्पायरेशन के लिए जो एंजाइम्स होते थे उसी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते थे। उसके अलावा फ्लूइड मैट्रिक्स था जिसको हम क्या करते थे साइटोप्लाज्म। ये सब बातें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे से। तो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा क्या पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस था। और उसके बाद क्या था, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ आते हैं वो। और इसमें यूनिक जो सोल ऑर्गेनिज्म है इसका, ये कौन सा हम कंसीडर करते हैं, वो क्या होता है तुम्हारा बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया को हम कंसीडर कर रहे हैं। बैक्टीरिया में हमने देखा कि कई तरह के इसके शेप्स होते हैं, जैसे कि कोकाई गोला गोला होता है, रॉड बेसिलस, एल से याद रखो रॉड शेप, ऐसे ऐसे ना, बेसिलस में एल है तो यहाँ पे रखो रॉड की तरह। विब्रियो कामा शेप है, स्पाइरलम जो स्पाइरल शेप था। ये कहें कि जो प्रोकैरियोट होता है वो भी फंडामेंटली सिमिलर ही होता है, शेप साइज में सब कुछ लगभग सेम होता है। लेकिन इसके अंदर क्या आता है, कुछ यूनिक फीचर्स भी होते हैं। जैसे कि यहाँ भी बताया उन्होंने कि एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है तो उसमें क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम क्या कहते हैं प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड एक तरह का क्या है, डीएनए है। तो जाहिर सी बात है जब डीएनए है तो जीन एक्सप्रेस करेगा, तो डीएनए से क्या बनेगा बच्चों, आरएनए। आरएनए से क्या बनेगा इसका, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जो होगा किसी पर्टिकुलर फिनोटिपिक फंक्शन के लिए होगा। किसके लिए होगा, फिनोटिपिक फंक्शन के लिए होगा। वो फिनोटिपिक फंक्शन जनरली ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो न्यूक्लियर डीएनए के अलावा होता है, वो क्या काम करता है, किसी एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट जीन प्रोवाइड करता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। तो हम क्या समझें, हम क्या समझें कि बैक्टीरिया के पास बड़ी यूनिक फीचर्स होते हैं। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है प्लाज्मिड, जो बहुत से एंटीबायोटिक जो होते हैं उनके रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें और भी देखे थे कि इसमें जो था ट्रू न्यूक्लियर नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करते थे, इसको प्रोकैरियोट कहते थे। और भी बहुत सी चीज़ें थी इसमें, जैसे कि मेसोसोम था। तो मेसोसोम एक स्ट्रक्चर बताए थे कि देखो ये मेम्ब्रेन होता है और ये ऊपर इसकी जो कवरिंग है इसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। जो आउटर कवरिंग है उसको क्या कर रहा है, ये जो है ये वाले ऊपर वाली कवरिंग जो है उसको सेल वॉल कहते हैं। इसके नीचे वाली जो सेल मेम्ब्रेन होगी। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती थी इसी की इनफोल्डिंग होती थी अंदर, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता था। अगर ये इनफोल्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ तो उसको हम क्या कहते थे, क्रिस्टी कहते थे। यहाँ पे जो इनफोल्डिंग हुई उसको क्या कहते हैं, मेसोसोम। क्या कहते हैं, मेसोसोम। तो ये किसकी बात थी, प्रोकैरियोट की बात। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये है इतना कि एंटीबॉडी देखो यहाँ पे लिखा है, डीएनए कन्फर्म द सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर। कैसे, डीएनए से आरएनए प्रोटीन प्लाज्मिड वाले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बनाते हैं। उसके अलावा मेसोसोम्स होते हैं जो बहुत से रोल प्ले करते हैं। अब आ जाता है कि प्रोकैरियोट हैव समथिंग डिफरेंट डिफरेंशिएटेड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम। द प्रोकैरियोट दे आर एसेंशियल इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यही वाली बात है मेसोसोम की जो होती है। यहाँ पे बच्चों देखो ये बहुत से डिफरेंट वो दिया है, फिगर दिया है। यूकैरियोटिक सेल देखो लगभग टिपिकल लगभग इतना 20 माइक्रोन मीटर तक हो, माइक्रोमीटर तक होता है। ये देखो 1 to 2 हो गया, मतलब अगर इसका भी देखोगे तो लगभग इसी के बराबर साइज जाएगी। इसका ये मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये बैक्टीरियल के साइज के। अब इसके कंपेयर में तो बहुत बड़ा है। और देखो सबकी साइज उसी हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है। ये इतना बड़ा दिखाया गया तो इसके कंपेयर में ये इतना कम दिखाया गया। ये पीपीएलओ थोड़ा बड़ा होता है, ये जो 0.02 वायरसेस होते हैं और छोटा दिखाया गया, ये बड़ा दिखाया गया, ये बड़ा। तो इसको याद रखना है कि टिपिकल सेल क्या होता है उसकी जो कंपेयर करते हैं हम लोग।
दूसरे से, तो वो उसकी लेंथ क्या होती है, ये इसकी क्या होती है, इसकी क्या होती है, इसकी क्या होती है। तो सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। यूकेरियोट सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये है, लेकिन ये सेल हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि इसमें क्या नहीं होता बच्चों, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। अब प्रोटोप्लाज्म जिसमें नहीं होता या साइटोप्लाज्म नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो सेल कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि उसमें क्या नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा इसका मतलब इसके पास खुद का एंजाइम नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये लिविंग में हम नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग बैक्टीरिया के, थोड़ा और डिटेल पढ़ते हैं। बैक्टीरिया में देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जैसे ये तो एक ये हो गया, ये आउटर कवरिंग मान लो हो गई, तो यहाँ पे इसकी इनर कवरिंग होगी, ये इनर वाली, ऐसी की इनफोल्डिंग ऐसे ऐसे हुई होगी, जो इनफोल्डिंग हुई होगी, तो इनफोल्डिंग के ऊपर वाले को हम क्या कहते थे, सेल वॉल, और ये क्या था, सेल मेम्ब्रेन। तो इसी सेल मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग हुई है इसको हम क्या कहते थे, मेसोसोम। क्या कहते थे बच्चों, मेसोसोम। इनर जो सेल मेम्ब्रेन है, इसी सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, इसी को हम क्या कहते हैं, मेसोसोम। ये यहाँ पे सेल, अब ये बैक्टीरिया की बात है, प्रोकैरियोट है, तो ये देखो बच्चों, ये यूनिसेलुलर है और ये हमेशा हार्श कंडीशन रहेगा। तो नेचर इसको क्या करेगा, नेचर कहेगा कि तुम्हें भी जिंदा रहना है, तो नेचर से ये कहता है कि मुझे कुछ ऐसी शक्तियाँ दीजिए जिससे मैं हार्श कंडीशन में भी रह सकूँ। तो अब वही हमको शक्तियों को, इनके पास जो यूनिक फीचर्स है, जो कैरेक्टर है, उनको हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला जो होता है इसका सेल का इन्वेलप पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सेल के इन्वेलप। तो ये हमने देखा कि जो ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अलावा इसको एक और शक्ति मिली हुई है, या कह लो कि एक एडिशनल मेम्ब्रेन मिला हुआ है, ऊपर वाला मेम्ब्रेन है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ये पूछा जाए क्यों मिली होती है, सेल वॉल तो काफ़ी है। एक्चुअली क्या होता है, देखो इसमें कितने मेम्ब्रेन हो गए, 3, 1 2 3। सबसे इनर वाला, अगर ये बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, या प्रोकैरियोट की यही बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें कितनी मेम्ब्रेन हो गई, 3। पहला ग्लाइकोकैलिक्स सबसे ऊपर, और बीच में सेल वॉल, और सबसे नीचे क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फोल्डिंग को हम क्या कहते थे, मेसोसोम। मेसोसोम क्या करता था, सरफेस एरिया बढ़ाता था, रिस्पायरेटरी एंजाइम्स यही रखता था। अब ये तीनों देखो अलग अलग इन सब का काम है, लेकिन जब कोई पार्टिकल आएगा, या मान लो एक्स पार्टिकल इसमें एंट्री कर रहा है, तो ये तीनों को क्रॉस करके तभी अंदर आ पाएगा। तो इसका मतलब है ये तीनों जो होते हैं प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करता है, प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह, तीनों मिल के काम करते हैं। ऐसे ऐसे इंडिविजुअली देखा जाए तो इनका कुछ और फंक्शन होगा, इनका कुछ और फंक्शन होगा। अब ग्लाइकोकैलिक्स भी फर्दर देखा जाता है तो ये दो तरह का होता है, एक कैप्सूल कहते हैं एक को, और एक को कहते हैं स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर, स्लाइम मतलब समझ ही रहे हो कि एकदम लूजली, जो लूज वाला अरेंजमेंट होगा तो स्लाइम लेयर कहेंगे, अगर टाइट टफ होगा, टफ अरेंजमेंट होगा, इसको क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन, जैसे बैक्टीरिया ही हो गए, बैक्टीरिया में ऐसा देखा गया, एक साइंटिस्ट थे ग्राम, और इनके साथी ये थे, साथी लोग थे, इन्होंने क्या किया, एक स्टेनिंग टेक्निक दिया। क्या दिया बच्चों, स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग क्या होता है, तो हम लोग थोड़ा इधर और करके कहें, हम लोग कर रहे हैं कि स्टेनिंग टेक्निक दिया। स्टेनिंग टेक्निक, स्टेनिंग का मतलब होता है, स्टेन करने का मतलब कलर चढ़ाना। स्टेनिंग करना मतलब क्या है, कलर चढ़ाना, कलर इम्पार्ट कराना है, कलर को मतलब किसी पे चढ़ाना। तो अब ये दो इन्होंने क्या किया कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया को लिया, क्या किया, बहुत से बैक्टीरिया को लिया, बहुत से बैक्टीरिया को लिया। मान लो इन्होंने ले लिया 100 बैक्टीरिया। 100 बैक्टीरिया में इन्होंने ये देखा कि एक कलर लिया क्रिस्टल वायलेट, और वो हो गया सेफरनीन, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टेन लिया। मान लो कोई एक्स ही लिया, अभी यहाँ मत जानो इसको, यहाँ कोई मान लो कोई कलर लिया है, ये है तुम्हारा कलर, ये कलर ले लिया। अभी कलर से इन 100 बैक्टीरिया को स्टेन करना शुरू कर दिया। इन्होंने ये पाया 30 ऐसे बैक्टीरिया थे, 30 ऐसे बैक्टीरिया थे, और 70% ऐसे बैक्टीरिया थे, या 70 बैक्टीरिया ऐसे थे जो जिन्होंने जिस कलर का ये था, मान लो ये किस कलर का था, पिंक कलर का, तो ये जो है पिंक कलर शो कर रहे हैं। और ऐसे कुछ बैक्टीरिया थे जो क्या क्या पिंक कलर नहीं शो कर रहे हैं। तो ये स्टेन का जो जिससे स्टेनिंग कर रहे थे हम लोग, ये नहीं शो कर रहा है, तो इसको इन्होंने कह दिया कि देखिए मेरे ही नाम पे रहना चाहिए, ग्राम निगेटिव।
मतलब ग्राम को स्टेनिंग को पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है, ये स्टेन नहीं ले रहा है, और जो स्टेन कर ले रहा है उसको कहते थे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग टेक्निक। डिफरेंशियल स्टेनिंग होता है ये, मतलब डिफ्रेंशिएट करता है। तो पूरी बैक्टीरिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं, कौन से, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम निगेटिव। जो बैक्टीरिया ग्राम जो ग्राम का स्टेनिंग कलर वाला जो टेक्निक था, अगर उसको सस्टेन कर ले रहा है, या फिर कह सकते हो कि जो उसको मतलब रिस्पांस दे रहा है, कलर दे रहा है, उसको कहेंगे ग्राम पॉजिटिव, और दूसरा क्या कहेंगे, ग्राम निगेटिव। एक्चुअली देखो इसमें थोड़ा सा ये है कि सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, कलर करते हैं, फिर इसको डीकलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीकलराइजेशन। मतलब कि पहले तो स्टेन किए, तो जैसे ये है सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, बैक्टीरिया का ये क्या था, ये सेल मेम्ब्रेन था, और ये क्या था बच्चों, ये था सेल वाल। अब ये था, जैसे ही तुम्हारा जो स्टेन आया इसी मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, कहीं फंस जाएगा। अब जैसे इसको डीकलराइज करोगे कोई मतलब सॉल्वेंट लेके, तो ये यहाँ से मूव करके निकल जाएगा, जो स्टेन हुआ था वो डी स्टेन हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे थे जिनकी थिक थी ये मेम्ब्रेन, वो क्या करते थे, ये मूव करने नहीं देते थे। इस तरह से क्या होता था, फिर उसको काउंटर स्टेन करने पे, किसी दूसरे स्टेन से करने पे ये रिटेन करता था। इसलिए वो क्या करता है, इसका ये मतलब था कि ये जो ग्राम स्टेनिंग दिए थे वो एक्चुअल क्या था, वो दो तरह के बैक्टीरिया ढूंढे थे जिसमें कुछ न कुछ केमिकल मेम्ब्रेनस डिफरेंस होगा, इनवेलप का कुछ डिफरेंस होगा, इसी बेसिस पे दिया था उन्होंने। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे है ये। देखो ग्राम स्टेनिंग आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक किसने दिया था, ग्राम एंड विज ने, डब्ल्यू ने। प्रिंसिपल स्टेनिंग है ये। सबसे पहले प्राइमरी स्टेन करेंगे, एक केमिकल होता है जिसका नाम है क्रिस्टल वायलेट। स्टेन करेंगे मतलब क्या करेंगे बच्चों, कलर करेंगे, इसको हम कलर करेंगे। तो एक बैक्टीरिया ये भी लिए, एक बैक्टीरिया हमको पता नहीं है कि ये ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। अब हम शुरू कर देते हैं। क्रिस्टल वायलेट लिए, तो वायलेट कलर का इसमें क्या हो गया, अपीयरेंस आ गया, है ना। फिर उसके बाद इसमें क्या करिए, आयोडीन का सोल्यूशन डालें। क्या डालें, आयोडीन का सोल्यूशन, आयोडीन का ट्रीटमेंट किए। तो इसको कहते हैं मॉर्डेंट। पूछा जाता है कि मॉर्डेंट क्या यूज करते हैं ग्राम स्टेनिंग में, तो हम कहेंगे मॉर्डेंट क्या, ये थे आयोडीन यूज किया। तो फिक्स डाई, ये क्या किया कि डाई को फिक्स कर देता, जो भी हमने किया था वो फिक्स कर दिया सेल के अंदर। अब एक डीकलराइजिंग एजेंट करेंगे तो वो क्या होगा, कोई सॉल्वेंट यूज करेंगे। वो क्या यूज कर सकते हैं, एल्कोहल कर सकते हैं या एसीटोन कर सकते हैं। अब जैसे पहले तो स्टेन किए, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो स्टेन किए, स्टेन करने के बाद हमने देखा कि सारे में कलर आ गया। अब उसको डी स्टेनिंग एक तरह से करेंगे, डीकलराइजेशन कहेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, जो जिसके मेम्ब्रेन में जो क्रिस्टल वायलेट अच्छे से फंसा होगा, वो तो चाहे डीकलराइजेशन कर लोगे तब भी वो हटेगा नहीं। तो इसमें देखो ऐसे सच रिटेन था। इस वाले में देख रहे हो कि जैसे ही डीकलराइजेशन एजेंट डाले, क्योंकि वो उसका मेम्ब्रेन कुछ दूसरे तरह का था, उसमें से सारे निकल गए बाहर। पहले तो हमने सबसे पहले देखो दो तरह के मेम्ब्रेन थे। एक में हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट था, यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट था। इस वाले से क्रिस्टल वायलेट जैसे हमने एसीटोन का एप्लीकेशन या अल्कोहल का किया, तो ये फिर से क्या हो गया, हट गया, और ये जो है ऐसे हो गया एकदम, मतलब पहले की तरह। और दूसरे वाले में क्या किया, हम एसीटोन का एप्लीकेशन भी कर दिए, तब भी वो क्या एज सच है, वैसे ही अभी रिटेन किया है। जो रिटेन किया है उसको हम क्या कहेंगे, ग्राम पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे इसको एसीटेन करने के बाद भी ये क्या कर रहा है, रिटेन किया हुआ है कोई। अब दूसरा फिर एक काउंटर स्टेन करते हैं, ये भी पूछा जाता है, काउंटर स्टेन करता है। काउंटर स्टेन में हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से एक दूसरे स्टेन से करते हैं। अगर मान लो ये क्रिस्टल वायलेट से स्टेन लिया हुआ है, तब तो ये सेफ्रेनिन का जो काउंटर स्टेन करते हैं वो नहीं लेगा। अगर से और दूसरा वाला क्या है, ये इससे जिससे क्रिस्टल वायलेट निकल गया, तो वो फिर से वैसे ही हो गया जैसे था पहले, वैसे ही हो गया। अब उसको दूसरा काउंटर स्टेन करेंगे तो ये तो देने लगेगा। तो इससे हमको क्या करेंगे, ये दो कलर का हमको कॉलोनी मिलेगी। देख के हम बता सकते हैं कि जो पिंक कलर के दिखेगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्राम नेगेटिव, क्योंकि वो क्रिस्टल वायलेट के कलर को नहीं लिया है। और दूसरा जो है जिसमें वायलेट दिखेगा उसको हम कह देंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव है, क्योंकि इसने कलर को कंटिन्यूअस रिटेन करके रखा, चाहे आप डिकलराइज भी कर दे तब भी। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो कहोगे कि सेल इनवेलप की वजह से, उसमें डिफ्रेंसिएशन की वजह से, इसलिए इसको कभी कभी डिफरेंशियल स्टेनिंग भी कहते हैं। पढ़ लेते हैं इसको। देखो अब क्या है, प्रोकैरियोट, मोस्ट प्रोकैरियोट पार्सली बैक्टीरियल सेल हैव केमिकली कम्प्लेक्स सेल इनवेलप। ठीक है, दे इनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर। कितने लेयर से, 3। तो पहला क्या था बच्चों, पहला था ग्लाइकोकैलिक्स, और दूसरा क्या था सेल वॉल, और तीसरा क्या था सेल मेम्ब्रेन, एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसका।
ऑल्दो ईच लेयर इनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, सब अलग अलग फंक्शन करते हैं लेकिन एक्ट एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, एक साथ करते हैं, एकता में शक्ति होती है ना, जानते हो ना। फिर क्या हुआ देखो, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इन द टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल इम्यून। ये एक तरह का डिफरेंशियल स्टेनिंग है, मतलब कि डिफरेंशिएट कर सकता है कि दो ग्रुप बना सकता है बैक्टीरिया के। एक तो था क्या कि बी क्लासिफाइड टू ग्रुप था, इन्वेलप ऑन द बेसिस, देखो ये है डिफरेंस इन द सेल इन्वेलप, सेल के इन्वेलप की बेसिस पे, अगर जिसमें इन्वेलप क्रिस्टल वायलेट को रिटेन कर रहा है वो उसको कहेंगे ग्राम पॉजिटिव, जो क्रिस्टल वायलेट के रिटेन नहीं कर रहा है और सेफ्रेनिन से रिस्पांस दे रहा है जो काउंटर स्टेन कर रहा है तो उसको कहेंगे ग्राम नेगेटिव। मैंने रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय ग्राम विज, मतलब ग्राम उनके साथियों ने दिया, दो स्टेक ऑफ ग्राम स्टेन, इसको ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, जो नहीं करता उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। उसका प्रोसेस हम लोग देख लें। ग्लाइकोकैलिस क्या हो सकता है, या तो लूजली अरेंज हो, लूज सीट की तरह हो, उसको स्लाइम लेयर कहेंगे, जबकि क्या हो थिक हो टफ हो तो उसको क्या कहेंगे कैप्सूल कहेंगे। सेल वाल डिटरमाइन द शेप, अब देखो ये कह रहा है कि सबका क्या क्या काम है, तो सेल वाल का जो मेजर काम होता है, जैसे देखो ये सेल वाल है और यहाँ इसके अंदर जो है यहाँ पे देखो सेल मेम्ब्रेन है जो मेसोसोम में इसे बना रहा है, सेल मेम्ब्रेन है। तो अगर मान लो इससे वाटर कंटेंट बाहर निकला तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होगा क्या हो सकता है, ये यहाँ से सिकुड़ के ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन सेल वाल एज सच रहेगा। इसका ये मतलब होता है सेल वाल क्या होता है, रिजिड होता है, रिजिड होता है, और इस बैक्टीरिया को क्या होता है, सेल को शेप देता है, मतलब इस तरह का है तो शेप देगा, ये नहीं कि कोलैप्स कर जाए, ऐसा नहीं होने देगा, शेप देगा। दूसरा क्या देगा कि जो शेप तो दे ही रहा है, दूसरा क्या हो रहा है कि इसको जैसे बहुत ज़्यादा वाटर अंदर चला गया तो बर्स्ट होने से बचाएगा। ये सब बहुत ही प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह एक तक काम करता है। सेल वाल डिटरमाइन द शेप प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग या कोलेप्सिंग, मतलब इसको सिकुड़ने से भी बचाता है और ज़्यादा भर जाएगा पानी तो फटने से भी बचाता है। तो सेल वाल क्या काम करता है, तो क्या करता है कि ये बर्स्टिंग में भी बचा लेता है और क्या करता है कोलेप्सिंग से भी बचा लेता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सेल वाल भले से नॉन लिविंग होता है लेकिन ये इसका जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट बहुत ही तगड़ा होता है, उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करता है, शेप को मेंटेन करता है, बर्स्टिंग नहीं होने देता, कोलैप्सिंग नहीं होने देता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल इन नेचर, इंटरेक्ट विद द आउटसाइड द वर्ल्ड। अब ये जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आउटसाइड एक्स, ये सेल के अंदर है, साइटोसालिक वर्ड है, ये आउटसाइड द वर्ल्ड है, तो इससे इन दोनों का इंटरेक्शन इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ये पूछा जाता है कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो उसमें क्या कहते हैं प्रोकैरियोट में यूकैरियोट में सिमिलर नेचर का होता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, तो वो होता है बच्चों ये है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमानेंट नेचर, इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट। ये यूकैरियोट के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उससे स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। तो अगर पूछा जाए बताओ प्रोकैरियोट का कौन सा स्ट्रक्चर जो है जो यूकैरियोट के स्ट्रक्चर से सिमिलरिटी शो करता है, तो वो कौन सा होता है, वो कहोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो ए स्पेशल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन मेसोसोम, जानते हो इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग होती थी, और वही जो बैक्टीरिया के इक्विवेलेंट था तुम्हारा क्या माइटोकॉन्ड्रिया, उसके इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग को क्या कहते थे हम लोग, क्रिस्टी कहते थे, जहाँ पे रिस्पायरेटरी एंजाइम होता था। तो सिमिलरली तो यहाँ पे भी तो वैसे ही कुछ हो रहा है। देखो यहाँ वो कुछ ना कुछ एविडेंसेस समझ में आ रहे हैं कि मिलता जुलता कुछ हो रहा है। जैसे कि अगर बैक्टीरिया एक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ रख दे, देखो जैसे एक बैक्टीरिया यहाँ रख दे, ये बैक्टीरिया रख दे, हाँ देखो अब आ गया, ये हो गया तुम्हारा बैक्टीरिया रख दे। अब यहाँ पे क्या रख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बैक्टीरिया के अंदर जो है तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग, तो ये तुम्हारा था बैक्टीरिया और ये था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग को हम क्या करते हैं, देखो ये इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग हो रही है, तो इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग को इसको हम क्या कहते थे, क्रिस्टी कहते थे। इसकी इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग को हम क्या कर रहे हैं, मेसोसोम। दोनों सिमिलर साइज के हैं, मेसोसोम है, इसकी इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग को क्या कर रहे थे हम लोग, क्रिस्टी कर रहे थे, उसको क्या कर रहे थे कि मेसोसोम कर रहे थे। इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, रिस्पायरेटरी एंजाइम रखेगा, ये भी क्या करता है, रिस्पायरेटरी एंजाइम इसी में रखता है।
समझ रहे हो? तो कुछ ना कुछ एकदम सिमिलरिटी दिख रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में। तो देखो, ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज मेसोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल, द एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म। अब ये कह रहे हैं कि मेसोसोम का जो एक्सटेंशन होगा या तो ये वेसिकल के फॉर्म में होगा, या ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होगा, या लैमिली के फॉर्म में होगा, ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या हो सकता है, वेसिकल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ट्यूब्यूल्स भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, लैमिली के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये सब हो सकते हैं। और किसकी मेम्ब्रेन होगी, फोल्डिंग होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब ये मेम्ब्रेन जो होता है काम क्या करता है, ये पूछ रहे हैं कि जो मेसोसोम होती है मेम्ब्रेन मेसोसोम की, वो किस वर्क को मतलब वर्क करने में मदद करता है। तो क्या करता है मेसो, एक तो हम लोग जानते हैं कि क्या कर देगा, एक तो करेगा कि क्या होगा कि सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करेगा। पहला तो ये हो गया कि जैसे ये मेम्ब्रेन है, इनफोल्डिंग यहाँ पे है, ये इनफोल्डिंग है, इसके ऊपर सेल वॉल है, तो इस सेल वॉल को फॉर्मेशन में मदद करेगी, तो सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया पहली बात। दूसरी डीएनए रिप्लिकेशन और उसका डिवीजन, जैसे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए का है, दो डीएनए से डीएनए बन गया, तो क्या हुआ कि इसको रिप्लिकेशन में ये मेसोसोम मदद भी करेगी। दूसरा क्या करेगी, इसको दो सेल में, जैसे ये दो सेल में बाइनरी फ्यूजन हुआ तो एक सेल इसको देने में, इसको देने में मदद करेगी। दूसरी बात होगी डीएनए रिप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल हो गया। दे आल्सो हेल्प इन रिस्पायरेशन, ये देखो रिस्पायरेटरी एंजाइम वाला आ गया। तीसरी बात सिक्रीशन प्रोसेस। चौथी बात, पांचवा टू इंक्रीज द सरफेस एरिया प्लाज्मा में एंजाइमेटिक कंटेंट, वो तो बात ही है। तो ये चार याद रखना। पहला क्या था, सेल वॉल फॉर्मेशन। दूसरा क्या था, डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा जो था वो क्या था, रिस्पायरेशन। और चौथा जो था सिक्रीशन। इन सब प्रोसेस में ये क्या करता है, मदद करता है। कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा है जो कि मेसोसोम का काम नहीं है। तो ये अगर इस तरह से याद रखोगे तो चार है मेजर फंक्शन जिनको हम जानते हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ जो होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी तो एक तरह का बैक्टीरिया ही है, प्रोकैरियोटिक है, इसलिए उसको क्या मोनेरा में रखते हैं हम लोग। और भले पिगमेंट जो होता है कुछ पाया जाता है उस तरह के। तो इसमें देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो ये है इन प्लाज्मा इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम क्या करते हैं बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी से, their outer membrane other membrane extension in the cytoplasm called chromatophore which contain pigment। तो ये क्रोमेटोफोर होता है साइनोबैक्टीरिया में जो पिगमेंट कंटेंट करता है। कौन कौन से पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, कुछ कुछ में बी भी होते हैं, और मेजरली होता है क्लोरोफिल ए होता है, जेंथोफिल होता है, मतलब कैरोटिनॉइड होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है फाइकोबिलिन पिगमेंट। ये है साइनोबैक्टीरिया की खूबसूरती कि ये इसमें क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है जिसको फाइकोबिलिन कहते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होता है। फाइकोबिलिन कैसा पिगमेंट है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। तो वो यूनिक फीचर रेड एल्गी में होता है और किस में होता है, साइनोबैक्टीरिया में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल। अब अगर ये बैक्टीरिया का नेचर ने कहा कि चलो तुम ग्लाइकोकैलिक्स भी दे दे और ये दे दे, सेल वॉल दे दे, सेल मेम्ब्रेन, तो कहा कि हम मूव कैसे करेंगे, हम तो अकेले ही हैं। अब कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो दौड़ के चला जाएगा, ये तो नहीं मूव कर पाएगा। तो कहा कि चलो जो मोटाइल होंगे, जिनको मूवमेंट की जरूरत है, उसको लिए हम क्या देंगे, फ्लैजिला देंगे। क्या देंगे, फ्लैजिला। तो क्या करते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल में। जो मोटाइल होंगे उसमें फ्लैजिला होगा, जो नॉन मोटाइल होंगे उनमें कोई ज़रूरत नहीं है फ्लैजिला के। फ्लैजिला के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये इस तरह का कुछ होता है कि सेल सरफेस से निकला होता है। ये क्या होता है, इसको फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट। और ये जहाँ से निकला होता है उसको कहते हैं बेसल बॉडी। और एक छोटा सा एक्सटेंशन और निकलता है जिसको कहते हैं हुक। तो फ्लैजिला कितने भाग से बना होता है, तो कहोगे फिलामेंट से बना होता है, और हुक से बना होता है बेसल बॉडी। फ्लैजिला बना किसका होता है, तो बच्चों ये बना होता है प्रोटीन का। फ्लैजिला किसका बना होगा, ये कहोगे कि फ्लैजिला जो बना होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का। और वो प्रोटीन कौन से होते हैं, तो वो कहोगे फ्लैजिलीन प्रोटीन। प्रोकैरियोट में जो फ्लैजिला बनाता है वो किसके बना होता है, फ्लैजिलीन प्रोटीन का। ठीक है, प्रोकैरियोट में जो फ्लैजिला बनता है वो किसका बनता है, प्रोटीन का बनता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये तीन भागों में बंटता है, बेसल बॉडी, हुक, और ये क्या, फिलामेंट स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया शो ए रेंज ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिला। बैक्टीरिया देखो नंबर अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, अगर कोई बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला है तो इसको कहते हैं मोनोट्राइकस। क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस। अगर मान लो नहीं है फ्लैजिला तो उसको कहेंगे ए ट्राइकस। ठीक है, अगर मान लो बंच ऑफ फ्लैजिला है, गुच्छे में है फ्लैजिला, तो इसको कहेंगे सिफेलोट्राइकस। एक ही इंड पे सिफेलोट्राइकस।
अगर मान लो दो फ्लैजिला अपोजिट अपोजिट में है तो उसको क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस, बोथ टाइप के एम्फीट्राइकस। अगर मान लो जो बंच में इधर भी है, बंच में इधर भी है, तो इसको कहते हैं क्या, लोफोट्राइकस। क्या समझे, अगर फ्लैजिला नहीं है एट्राइकस, एक है मोनोट्राइकस, एक तरफ सिफेलाइजेशन एक टर्म होता है जिसमें कि एक ही तरफ का होता है, तो अगर इधर की तरफ हो उसको सिफेलोट्राइकस, अगर दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला हो तो उसको एम्फी कहेंगे, और गुच्छे में दोनों तरफ फ्लैजिला हो तो उसको लोफोट्राइकस कहेंगे। ठीक है, तो ये नंबर भी वेरी करता है, और दूसरा क्या करता है, नंबर के साथ साथ क्या वेरी करता है, नंबर तो वेरी ही करता है, साथ में क्या होता है उसकी पोजीशन भी वेरी करते हैं। कोई एपिकल होता है, एक साइड में पाया जाता है, कोई दूसरे साइड में पाया जाता है, कोई नहीं पाया जाता जिसको एट्राइकस कहते हैं। तो ये तो बात होगी मूवमेंट की बात कि फ्लैजिला मूवमेंट कैसे करेगा। दूसरी बात आती है, अब दूसरी है देखो, फ्लैजिला के साथ साथ अब ये कहा कि फ्लैजिला तो ठीक है, अब हमको क्या करें, जेनेटिक एक्सचेंज करना है। जेनेटिक एक्सचेंज करना है तो कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं आपके पास, तो जेनेटिक एक्सचेंज कैसे करेंगे, तो ये क्या काम कर रहा है कि कुछ मुझे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन दीजिए। तो ये एक यहाँ पे एक्सटेंशन दीजिए जिसका नाम है क्या, ट्यूबुलर, ट्यूब की तरह होगा एक्सटेंशन, इसको कहेंगे पिली। कभी कभी इसको हम क्या कहते हैं, सेक्स पिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स पिली। और दूसरा क्या किया, एक ब्रिटल लाइक स्ट्रक्चर दिए, ब्रिस्टल लाइक, जैसे सीटी नहीं होती है इसकी तरह, ऐसे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दिए, इसको हम कहते हैं फिम्ब्री। अब ध्यान से देखो, जो पीली है जिसको सेक्स पीली कहेंगे, तो कभी पढ़ा होगा कंजुगेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पीली है, एक पीली है, मान लो यहाँ पीली है, तो ये कांटेक्ट करने में मदद करेगा। अब बाद में क्या होता है, जैसे ही एक दूसरे बैक्टीरिया से जाके कांटेक्ट करेगा, यहीं पे क्या होगा, एक ब्रिज बन जाएगा, जिससे जो जो एक क्या होता है, कंजुगेशन ब्रिज बनेगा। यहाँ पे कंजुगेशन जब ब्रिज बनेगा यहाँ पे, तो ये हो रहा, ये कंजुगेशन ब्रिज बन गया। अब इससे क्या होगा, ये डीएनए का कुछ पार्टिकल डोनर वाला रेसिपिएंट को दे देगा। तो ये किसकी वजह से होगा, इसीलिए इसको सेक्स पिली भी कहते हैं। और ये बना होता है एक प्रोटीन का, बना होता है पिलीन प्रोटीन का। तो ये प्रोटीन का ये भी बना होता है, ये भी प्रोटीन का बना, फ्लैजिला भी प्रोटीन का बना। तो सेक्स पिली किसके लिए होता है, तो किसी भी जेनेटिक एक्सचेंज के लिए, अपने जैसे किसी से अटैच होने के लिए। फिम्बरी का काम क्या होता है, ये किसी, जैसे अगर वाटर में मूव कर रहा है तो किसी होस्ट है उससे चिपकना है तो ये मदद कर देगा, किसी रॉक सब्सटेंसेस है उससे चिपकना है तो ये फिम्बरी मदद कर देगा। तो अटैचमेंट के लिए है ये सब, किसके लिए, फिम्बरी किसके लिए, अटैचमेंट के। पिल्ली किसके लिए है, तो कहोगे कि जेनेटिक एक्सचेंज करने के लिए, जिसको कहते हैं जीन ट्रांसफ़र कहते हैं, पैरासेक्सुअलिटी। एक पैरासेक्सुअलिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र जिसे कहते हैं, जिसमें होता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन टाइप का एक होता है इसमें, जैसे कंजुगेशन ट्रांसडक्शन इन सब के लिए। तो कंजुगेशन मेनली होता है उसमें, क्या पिल्ली होता है वो क्या करता है, आपस में कॉन्टेक्ट करने के लिए देता है। तो फिम्बरी अगर पूछा जाए कि बताओ कि जैसे क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल, कई साल में, कि फिम्बरी का काम क्या होता है, तो पूछेगा कि मूवमेंट में, तो नहीं, केवल फ्लैजिला का काम मूवमेंट में, लोकोमोशन में है। फिम्बरी का काम क्या है, होस्ट से अटैचमेंट या किसी सरफेस से अटैचमेंट का। पिल्ली का काम क्या है, किसी अपने जैसे कांटेक्ट करने का, उससे जेनेटिक एक्सचेंज करने में मदद करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी कर रहे हैं। द फिलामेंटल पोर्शन एक्सटेंडेड द सेल सरफेस ऑफ द आउटसाइड द पिल्ली फिम्बरी आल्सो सरफेस बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले एनी मोटिलिटी। ये बात है, ये देखो, ये सब पिल्ली चाहे पिल्ली हो चाहे फिम्बरी, ये मोटिलिटी में रोल नहीं प्ले करते। भले से अगर तुम्हें दिखे कि फ्लैजिला की तरफ बाहर निकले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। ये एक स्पेशल प्रोटीन का बना होता है जिसको पिलिन कहते हैं। फिम्बरी क्या है, वो भी सेल से स्प्रोटिंग है। बैक्टीरिया हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक स्ट्रीम आल्सो होस्ट टिश्यू, इन सब में चिपकने का मदद करता है ये। अब पिली क्या करता है, किसी अपने साथी से, जिससे क्या है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन कर सके। अब आ जाते हैं, तो प्रोकैरियोट में तो लगभग सब कुछ खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोट में जो हमने पढ़ा है कि एक इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग को हम मेसोसोम कहते हैं। ये किस किस फॉर्म में हो सकता है, वेसिकल, ट्यूबुलर, लैमिनी, इन सब के फॉर्म में हो सकता है ये, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया ये था तुम्हारा मेसोसोम हो गया, मेसोसोम। और ये हो गया तुम्हारा सेलवाल हो गया। और एक चीज़ और पढ़ लिए कि इससे निकला होता क्या, फ्लैजिला निकला होता है। एक ये बात पढ़ लिए। उसके अलावा और क्या पढ़ लिए,
कि इसमें जो होता है सर्कुलर डीएनए होता है प्लाज्मिड जिसे कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो क्या करता है किसी फिनेटिक कैरेक्टर को लेकर आता है। फिनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो गया। उसके बाद यहाँ पे जीनोमिक डीएनए है, ये तो है ये, और ये क्या है फ्लूइड मैट्रिक्स बना जिसको कहते थे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा कुछ और पढ़े थे, हाँ क्या वो था क्या कहते थे, फिम्बरी पढ़ा था हम लोगों ने, और फिर क्या पढ़ा था पिली क्या कहता है, सेक्स पिली जिसे कहते हैं, जिसे प्रोटीन के बने होते हैं। अब आ गई बात, जब इतना हो गया तो अब आगे क्या होता है इसके फ्लूइड में, जो साइटोप्लाज्म में और क्या क्या होता है। तो जैसे हर प्लांट जो होता है अपना फूड स्टोर करता है विद इन द सेल ना, तो ये भी क्या करता है इसी में स्टोर करते हैं फूड को, किसमें, इस साइटोप्लाज्म में। तो स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, तो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में, जैसे ये फूड है स्टोर कर, लेकिन ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, तो ये ग्रेन्यूल के फॉर्म में एक्चुअली होते हैं, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। तो अब ये पूछा जाए कि ये ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, तो ग्रेन्यूल्स क्या कि ये स्टोर फूड मटेरियल होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये नोट करने की कि नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन इस पर कोई बाउंड नहीं होता, ये ऐसे ही होते हैं। तो ग्रेन्यूल क्या क्या स्टोर कर सकता है, अगर फोटोसिंथेसिस करेगा जैसे कि साइनोबैक्टीरिया होगा तो क्या करेगा, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करेगा। बहुत से ऐसे होंगे बैक्टीरिया जो होंगे ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल को स्टोर कर रहे हैं, बहुत से ऐसे फास्फेट ग्रेन्यूल्स को स्टोर कर रहे हैं। तो ये सब साइटोप्लाज्म में बिना मेम्ब्रेन के बाउंड किए हुए स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और ये एज ए रिजर्वायर की तरह काम करते हैं, ये स्टोर करके किसमें, साइटोप्लाज्म में। इसको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। इसके अलावा और क्या होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। यहाँ खास बात ये होती है कि इसके साइटोप्लाज्म में 70S राइबोसोम होता है। क्या होता है, 70S राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होता है। तो जैसे ही ये वाला डीएनए है, देखो यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये डीएनए था, ये डीएनए है यहाँ पे, इधर थोड़ा बताते हैं। देखो जैसे ही यहाँ से ये डीएनए निकाला, डीएनए से क्या बना, आरएनए, आरएनए से जैसे बनेगा प्रोटीन, जैसे प्रोटीन बनेगा तो यहीं पे बहुत से जो 70S के राइबोसोम थे सब जाके यहीं पे चिपक जाएंगे, किससे, एमआरएनए से। एमआरएनए से बहुत से राइबोसोम चिपक जाएंगे, और ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोसॉल में, किसके, प्रोकैरियोट के, साइटोप्लाज्म में हो रही है, और उसी में सब स्टोरेज ग्रेन्यूल है, यहीं पे सब कुछ हो रहा है। जो एक एमआरएनए से बहुत से ये सब क्या है, राइबोसोम चिपक गए हैं, राइबोसोम। तो ये क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एक एमआरएनए से जब बहुत से राइबोसोम अटैच हो जाए, इसको कहते हैं पाली मतलब बहुत से राइबोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये यूनिक फीचर है प्रोकैरियोट का। या इसको कोई दूसरा नाम देते हैं पॉलीसोम, क्या नाम देते हैं, पॉलीसोम। तो पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्रोकैरियोट की। उसमें क्या होता है, सिंगल एमआरएनए में बहुत सा राइबोसोम जाके अटैच हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। एक बात और यहाँ जान जाओ कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही एक ही साथ होते हैं, मतलब कि अभी पूरा ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, ट्रांसलेशन हो जाता है। जैसे देखो, जैसे ये डीएनए है, डीएनए से क्या बन रहा है, यहाँ पे आरएनए बन रहा है। तो इस जो आरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्या, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। और ये कौन सा एमआरएनए है, कौन सा आरएनए है, एमआरएनए है, एमआरएनए। अब इसी समय जो होगा तुम्हारा राइबोसोम आके इस पर जुड़ गया। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता है ना, प्रोटीन बनाता है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, राइबोसोम यहाँ से प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, ये चेन, प्रोटीन की चेन बनना शुरू हो जाएगी, ये बनना शुरू हो गया। तो इस वाले प्रोसेस क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि पहला और दूसरा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेटली होता है, दोनों को करंटली होता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ तब तक ट्रांसलेशन हो रहा है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते थे, पॉलीसोम, या इसको क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम। ठीक है बच्चों, तो ये था तुम्हारा। इसके अलावा बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें गैस वैक्यूल पाया जाता है। गैस वैक्यूल क्या होता है पूछा जाए कि, तो कहोगे कि ये कोई बहुत से ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होता है, गैस वैक्यूल भी पाया जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं 70S कितने में तोड़ते हैं हम लोग, 50S और 30S में। ऐसा क्यों होता है, तो इसका हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे यूकैरियोट वाले में। इन प्रोकैरियोट राइबोसोम एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम कहाँ एसोसिएटेड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी होते हैं और साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मेसोसोम वाला स्ट्रक्चर है, दे आर इन साइज, मतलब बहुत छोटा होता है, स्मॉलर साइज होता है। मेड अवर 2 सब यूनिट 50-30 विद व्हेन प्रेजेंट टुगेदर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यही भी क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है।
सेवरल राइबोसोम में अटैच द एमआरएनए चेन पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। राइबोसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन, यही क्या पॉलीसोम ही क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। पॉलीसोम ही तो देखो यही प्रोटीन बनाना ना, यही तो है। इंक्लूजन रिजर्व फूड मटेरियल है ये, स्टोर इन द साइटोप्लाज्म इन द इंक्लूजन इन द फॉर्म बाय इंक्लूजन बॉडी, दिस नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, यही बहुत बड़ी बात है इसकी। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल और क्या हो गया, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल भी कुछ पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। तो ये था तुम्हारा प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स बहुत ज़्यादा पढ़ने नहीं थे, एक ही सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ना था, वो क्या था, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड था, वो भी क्या था 70S का राइबोसोम था। लेकिन कुछ फीचर्स यूनिकनेस थी, जैसे इंक्लूजन बॉन्डिंग, ये यूनिक फीचर है। पॉलीराइबोसोम जो होते हैं, पॉलीसोम जो होता है, ये यूनिक फीचर है प्रोकैरियोट का। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ होता है, ये भी एक यूनिक फीचर है प्रोकैरियोट का। दूसरा ये होता है कि फिम्बरी जो सेल वॉल की ऊपरी लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, ये बचाता है, डेसिकेशन नहीं होने देता है। जैसे स्लाइम होगा लेयर ना, तो वो डेसिकेशन नहीं होने देगा, बचा लेगा उसको। दूसरा अगर कोई पैथोजन अटैक करेगा तो ये 3 लेयर है, तो ये बड़ा प्रोटेक्टिव का काम करते हैं। एंटीजेनिक जो रिस्पॉन्स होता है, जो कोई मान लो बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर गया बॉडी के अंदर, तो यही सब मेम्ब्रेन जो ऊपरी वाली होंगे वही सब क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, वही एक एंटीजन की तरह काम करते हैं। तो वो मेनली यही सब है कि भले से ये यूनिसेलुलर ही है और प्रोकैरियोटिक नेचर का है, लेकिन ये सारे इसेंशियल प्रोसेसेस को वर्क करते हैं, क्योंकि ये है एक कंप्लीट सेल है। एक कंप्लीट क्या है, सेल है, भले से इनिशियल टाइप का सेल है, प्रिमिटिव टाइप का सेल है। इसमें मोटिलिटी के लिए देखो एक बहुत से यूनिक फीचर दिया है। जैसे हम लोगों को क्या दिया है, जैसे बर्ड्स को दिया है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्या नेचर ने दिया है, पंख दिया है। इनको क्या दे दिया, फ्लैजिला दे दिया है। किसी से चिपकने, पेड़ों पर लटकने कूदने के लिए हम लोग को हाथ दे दिए, और उसको क्या दे दिया, फिम्बरी दे दिया कि लोग पकड़ लो, चिपक जाओ होस्ट से किसी से, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, आगे बढ़ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यही थे पूरा जो अभी तक पढ़े हम लोग, ये क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल शुरू हो जाता है तुम्हारा प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा क्या होता था बच्चों, अभी हम लोग थोड़ा अगर जानते होंगे तो बताओगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट को हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे प्लांटी का हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे फंजाई का हो, वो सबको क्या कर सकते हैं हम, यूनिसेलुलर यूकैरियोट अगर होगा। जैसे प्लांट में अगर कोई यूनिसेलुलर है तो यूकैरियोट है तो वो चला आएगा इसमें, एनिमल में है तो वो चला आएगा। तो इसमें जैसे प्लांट में क्या था तुम्हारा, क्लेमाइडोमोनास है, वो चला आएगा इसमें। दूसरा क्या है इसमें, एनिमल में क्या है, एनिमल में जैसे यूग्लिना को कभी कभी पढ़ते हैं, एनिमल में भी उसमें भी, फंजाई का है, ईस्ट है, तो ये सब आ जाएंगे इसमें। सभी आगे प्लांटी, एनिमल, फंजाई, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल है। और इसमें क्या होता है, तो वही है, पहला बात क्या होता है सॉरी संधि हो गई हमें। तो देखो ये जो था, इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज द एक्सटेंशन कंपार्टमेंट। तो हमने ये बताया था कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट में अंतर क्या था। तो जैसे ही प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की तरफ जाएंगे, कैरियोट से यूकैरियोट की तरफ जब जाएंगे, तो हम ये देखते हैं, जब प्रोकैरियोट से हम लोग यूकैरियोट की तरफ जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है, कंपार्टमेंटाइजेशन हो जाता है। क्या होता है बच्चों, कंपार्टमेंटाइजेशन। और दूसरा क्या हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। दूसरा क्या, कंपार्टमेंटाइजेशन हो जाता है। कंपार्टमेंटाइजेशन का मतलब ये हो गया कि इसमें क्या बन जाएगा, कंपार्टमेंट बन जाएगा, जैसे चेम्बर्स बन जाते हैं। जैसे ये एक माइटोकॉन्ड्रिया चेम्बर बन गया, क्लोरोप्लास्ट का न्यूक्लियस का चेम्बर, ये ऐसा से हो जाता है। और सबका काम अलग अलग हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। तो वही कह रहे हैं, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन होता है ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज यूकैरियोटिक सेल प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इसीलिए इसको यूकैरियोट कहते हैं, with nuclear envelope. In addition to eukaryotic cell have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. अब हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि ये जो यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट में फ्लैजिला था मूवमेंट के लिए, तो यूकैरियोट में सेल में क्या होगा, बहुत से यूकैरियोटिक सेल होंगे जिसमें क्या होगा, फ्लैजिला ही होगा। जैसे कि तुम्हारा क्लेमाइडोमोनास अभी पढ़ रहे थे, यूग्लिना है, इन सब में भी क्या होता है, वो फ्लैजिला इसमें भी होता है, लेकिन उसका जो नेचर होता है, प्रोटीन का नेचर वो अलग होगा। वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना था, ये किसी दूसरे से बनेगा।
ये यूकैरियोटिक सेल वैरायटी कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री ऑर्गन स्ट्रक्चर होंगे और साइटोस्केलेटन होंगे। द जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसमें जो था, जो न्यूक्लियस, पहले तो ये था कि जो प्रोकैरियोट था, जैसे प्रोकैरियोट है उसमें डीएनए ऐसे ही था। इसमें क्या होगा, ये अब डीएनए ऐसे ही नहीं होगी, यहाँ पे क्रोमोसोम के फॉर्म में हो गया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। किसके फॉर्म में हो गया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, और वो एक मेम्ब्रेन से घिर गया, तो उसको क्या कहते हैं, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो यही वाले कह रहे हैं कि यहाँ एकदम क्रोमोसोम के फॉर्म होता है जेनेटिक मटेरियल, और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। ये अंतर है इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के स्ट्रक्चर में। फिर आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑल यूकैरियोट्स आर आइडेंटिकल, मतलब सभी यूकैरियोट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि सारे जो सब में सेल मेम्ब्रेन होगा, सब में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होगा, जो बेसिक चीज़ें होती है, कम्प्लेक्सिटी है, मतलब इस तरह से समझ सकते हो कि जो न्यूक्लियर सब में होगा, न्यूक्लियर इनवेलप जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सब में होगा। इसलिए ये क्या कह रहा है कि सभी जो होते हैं सेल्स आर नॉट, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब जो मिनिमम वाला रिक्वायरमेंट है उसमें तो सारे आइडेंटिकल हो गए। जैसे न्यूक्लियस के केस में देख लो, जैसे ये है तो ये मान लो एनिमल सेल है, तो ये क्या है, एकदम आइडेंटिकल का मतलब तो एग्जैक्ट कॉपी, तो आइडेंटिकल तो नहीं होंगे लेकिन सिमिलर होंगे। सिमिलर जैसे ये है, इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। प्लांट सेल एनिमल सेल में अंतर होता है। तो फार्मर इसमें एडिशनल एक मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, इसमें जबकि नहीं है। जो सेल थ्योरी में हम लोग पढ़े थे, प्लास्टिड है इसमें नहीं है, लार्ज सेंट्रल में। तो यहीं पे अगर अंतर देखा जाए, एक तरफ हम लिख दे प्लांट सेल और एक तरफ लिख दे क्या, एनिमल सेल, तो अंतर क्या होगा बच्चों, तो इसमें क्या, इसकी कुछ यूनिक फीचर्स होगी। इसमें क्या होगा, सेलवाल होगा, और इसमें क्या होगा, सेलवाल एब्सेंट होगा। दूसरा क्या होगा, ये कह सकते हो कि इसमें प्लास्टिड होगा, इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होगा। तीसरा क्या होगा, इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल में वैक्यूल होगा, और ये इसमें या तो अब्सेंट होगा या जो लोअर ग्रुप होंगे उनमें कुछ कुछ होंगे, छोटे छोटे होंगे। चौथा जो होगा इसमें कह सकते हो सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल इसमें होगा, सेंट्रियोल और इसमें नहीं होगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, सेंट्रियोल हो गया। इसके अलावा एक यूनिक फीचर होता है इसका प्लांट का, क्या कह सकते हो, अदर हैंड एनिमल सेल है सेंट्रियोल विच एब्सेंट इन ऑल प्लांट। हाँ बस यही है। तो इसमें क्या होता है, प्लांट सेल में सेलवाल होता है, इसमें एनिमल में नहीं होता, प्लास्टिड होता है इसमें नहीं होता, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इसमें नहीं होता, इसमें सेंट्रियोल होता है लेकिन इसमें नहीं होता है। तो सेल डिवीजन में ये मदद करता है। सेंट्रियोल किस में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। तो पढ़ लेते हैं इसको, यही अंतर था इसमें, विच इज एब्सेंट इन ऑल प्लांट सेल। अब ये फिगर देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का क्या है अंतर। देखो यहाँ पे इस फिगर में तुम्हें ये दिख रहा होगा बच्चों कि ये जो था, ये वैक्यूल है, ये बहुत बड़ा पाया जाता है। लगभग कह लो 80 to 90% वैल्यूम जो होता है ये इसी से भरा होता है। इसमें क्या होता है, बहुत फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड के साथ साथ आयंस भी भरा होता है, बहुत सी चीज़ें जो इसका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत हाई होता है। सेल का कंसंट्रेशन के कंपेयर में इसका कंसंट्रेशन हाई होगा। जब सेल का कंसंट्रेशन से इसमें कुछ एंट्री कराना होगा तो कैसा ट्रांसपोर्ट कराना होगा, एक्टिव कराना पड़ेगा, क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा ना। तो इसमें जो फ्लूइड है ये आयन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये प्लांट सेल होगा, क्या होगा, प्लांट सेल। देख के बता सकते हो प्लांट सेल कैसे, क्योंकि लार्ज सेंट्रल, सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस का भले से नाम केंद्रक है, लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है, वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है सेंट्रल को, क्योंकि ज़्यादा एरिया उस साइड में बेचारा चला जाता है न्यूक्लियस। तो प्लांट सेल में हमने ये देखा कि प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। वैक्यूल देख के ही बता सकते हो प्लांट सेल है कि नहीं है। और साइड में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत डेंस है स्ट्रक्चर जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ पे वैक्यूल हो गया, यहाँ पे देखो सेलवाल है, इसमें फिर मिडिल लैमिला है बीच में। दूसरे ये देखो यहाँ से दूसरा सेल है, ये दूसरा सेल है, तो इस सेल का सेलवाल, अब ये इसका ये सेलवाल, इसका ये सेलवाल, बीच में क्या है, मिडिल लैमिला। यहाँ पे फिर क्या हो गया, माइटोकांड्रिया है, और ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। देखो माइटोकांड्रिया से क्लोरोप्लास्ट बड़ा है, दिख रहा होगा, देखने से ही पता चल रहा है। साइटोप्लाज्म ये है, यहाँ पेरोक्सिसोम है जिसको माइक्रोबॉडी में आते हैं ये। और यहाँ पे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये मतलब एक तरह का स्केलेटन है जो सेल की। इसके बाद देखो प्लाज्मा डेस्माटा है, जो यहाँ से एक सेल से दूसरे, जैसे यहाँ एक और सेल है तो इस सेल से इस सेल के कनेक्शन के लिए है।
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 बार ऐसे नीट में ऐसा हुआ है बच्चों कि ये पूछा गया है कि जो न्यूक्लियस होता है उससे कंटिन्यूएशन में कौन सा जो है कि मेम्ब्रेन आउटसाइड होता है। तो देखो 2 तरह की मेम्ब्रेन आउटसाइड होती है, एक तो हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक क्या होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो न्यूक्लियर के एकदम पास वाला होता है यही जो एक्सटेंशन होता है न्यूक्लियर वाला, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पे हो रहे थे, इसके जो एक्सटेंशन होता है इसी में तुम्हारा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी पे राइबोसोम होते हैं। और इसके बाद वाले जो होंगे वो क्या कहलाएगा, ये बाद वाले एक होंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये था तुम्हारा प्लांट सेल। इसकी खास बात क्या थी, तो इसमें वैक्यूल था, ये पहला यूनिक फीचर था। दूसरा मिडिल लैमेला सेल वाल, उसके अलावा क्या क्लोरोप्लास्ट, ये 3 हो गया। और चौथा क्या था इसमें, सेंट्रियोल नहीं है, सेंट्रियोल तो इसमें नहीं है। ये है प्लांट का केस। और दूसरा अब हम लोग देखते हैं किसका केस है, एनिमल वाला। एनिमल सेल देखो कैसे है, तो ये बेचारा क्या कर रहा है कि इसमें सेलवाल तो है नहीं, तो अगर इसको दबाओगे तो दब जाएगा आसानी से, इसको नहीं, ये कहेगा सेलवाल है हम लोग नहीं दबने देंगे। यहाँ पे फिर क्या होगा कि ये देखो फिर यहाँ भी न्यूक्लियस है, तो यहाँ सेंट्रल में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एन्वेलप है, क्योंकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा दूर है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो एकदम पास है, देखो यहाँ पे ना एकदम इसकी ओरिजिन है, और स्मूथ वाला दूर है। राइबोसोम देखो, ये राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म में भी पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है, और क्या आन क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जा रहा है। और जिस पे पाया जा रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो खुरदरा दिख रहा है, देखने में देखो खुरदरा नहीं लग रहा है, रफ लग रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER पे पाया जा रहा है और साइटोप्लाज्म में भी पाया जा रहा है राइबोसोम। लाइसोसोम भी पाया जा रहा है, ये लाइसोसोम इसमें नहीं दिखा होगा तुम्हें, देखो कहीं नहीं दिखा होगा, नहीं इसमें नहीं है। तो ये लाइसोसोम जो होता है ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ये पाया जाता है इसमें। सेंट्रियोल ये उसमें नहीं था, प्लांट में नहीं था। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। माइक्रोबिलाई इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस एरिया बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है माइक्रोबिलाई। गाल्गी एपरेटस यहाँ पे है, साइटोप्लाज्म है ही है, माइटोकॉन्ड्रिया है ही है, इसमें क्या नहीं था, प्लास्टिड नहीं था। तो यही है प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर बच्चों। उसमें क्या रखना है, याद रखना है कि इसमें देखो लाइसोसोम यूनिकनेस है, और दूसरा क्या है कि राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है। दूसरा क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि RER पे पाया जा रहा है। और इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें अंदर भी पाया जाएगा राइबोसोम, ठीक है। और यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि इसमें प्लास्टिड भी पाया जा रहा है, सेलवाल भी है, मिडिल लैमेला भी है, वैक्यूल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, और इस तरह से क्या पाया जा रहा है स्ट्रक्चर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि एक एक करके हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल में सबसे पहला ही जो आ जाता है वो है तुम्हारा क्या, सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो क्या है तुम्हारा, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल को देखो बच्चों, अगर हम इस तरह से करें, जैसे अब ले लें हम यहाँ पे, अब ये है एक प्लांट सेल, ठीक है, ये प्लांट सेल है, इसके अंदर क्या है तुम्हारा, सेल मेम्ब्रेन है। इससे हम क्या कर दें, सेल वाल को लाइज कर दें। सेल वाल किससे बना था, सेलुलोज का। किसका बना था, सेलुलोज का। सेलुलोज को सेल वाल यहाँ से हटा दें, क्या हटा दें, सेल वाल हटा दिए, तो जो स्ट्रक्चर बचेगा वो इस तरह से बचेगा। सेल वाल तो गया वाइट वाला, तो अब इसके अंदर जो भी चीज़ें थी सब कुछ है, जैसे सेंट्रल वैक्यूल था, न्यूक्लियस था, सब कुछ इसमें है। ये भी अभी भी यहाँ पे है, सेंट्रल वैक्यूल, न्यूक्लियस, ये सब है। इस वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। अगर एनिमल की केस करें तो एनिमल तो ऑलरेडी पहले से ही उसमें सेल वाल नहीं था, तो वो तो ऑलरेडी एक तरह के प्रोटोप्लास्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, समझ गए। तो ये हो गया क्या तुम्हारा, प्रोटोप्लास्ट। उसके बाद देखो एक चीज़ और है, एक सेकेंड, प्रोटोप्लास्ट हो गया। अब प्रोटोप्लास्ट से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया
प्रोटोप्लास्ट। तो कई एक बार कभी पढ़े होंगे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन अगर मतलब प्लांट का हमको करना पड़ेगा तो सबसे पहले सेल वॉल को लाइज करना होगा, तभी हम क्या करते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करा सकते हैं। सेल वॉल एक तरह का बैरियर का काम करता है ना। तो हम लोग ये समझ गए कि सेल जो होता है, जैसे प्लांट ले लें, प्लांट का सेल ले लें, तो सेल में से हम अगर निकाल दें क्या क्या निकाल दें, सेल वॉल निकाल दें, तो इसको हम क्या कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। इसको क्या कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट जो है उसमें सेल मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन था और सारे मटेरियल था। अब सेल मेम्ब्रेन को निकाल दो, सेल मेम्ब्रेन जब निकाल दिए तो सेल मेम्ब्रेन को उसको क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो जो फ्लूइड बचेगा, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर तुम्हारा आता है ये जो फ्लूइड है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या है, प्रोटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, सब कुछ है, लेकिन जो फ्लूइड है वो तो अलग है ना। तो प्रोटोप्लाज्म में आता है तुम्हारा क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो होता है दो चीज होती है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल और दूसरा क्या हो गया साइटोसॉल। साइटोसॉल हो गया। अब आ गया साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में क्या क्या हो सकते हैं, सारे हो गए तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, और क्या हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, और क्या हो गया बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी और राइबोसोम ETC, ये सब हो गया। तो अब हमको यही सब पढ़ना है कि कौन कौन कैसे क्या करते हैं। तो हमको सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो देखो सेल मेम्ब्रेन या उसको क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते थे पहले जो थे बहुत टेक्निकल लिमिटेशन थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज नहीं हुआ था और सेल मेम्ब्रेन को क्या करना था कि हमको रिवील करना था। तो प्रोटीन का नेचर या कह लो कि जो भी बहुत से डिफरेंट टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल्स थे उनके नेचर हमको नहीं पता चलता था कि क्या था। तो शुरू में ये पता चला कि सबसे पहले आरबीसी के न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन को खोजा गया, कि मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी की गई, किसके आरबीसी की, मतलब आरबीसी एरिथ्रोसाइट के। डिटेल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 1950 के बाद ही जो हो गया कि ये सब पॉसिबल हुआ। मीनवाइल केमिकल स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन की स्टडी किया गया था, हो रही थी, और ह्यूमन की आरबीसी पे, ह्यूमन आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की जा रही थी। उसमें देखा जा रहा था कि क्या क्या कि कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल से ये बना हुआ है। तो ये पहले देखा गया, डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर। उसके बाद इन्होंने डिड्यूस किया कि आरबीसी का कौन सा स्ट्रक्चर है। दिस इज सो दैट सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड देयर अरेंजमेंट बाई लेयर। इन्होंने सबसे पहले यही बताया, उनको प्रोटीन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, इन्होंने कहा कि लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है, लिपिड का। ये लिपिड है, एक लिपिड, दूसरा यहाँ लिपिड है। लिपिड के दो लेयर होते हैं, इसलिए लिपिड बाई लेयर का बना होता है। तो इसने इन्होंने क्या किया, स्टडी शोज दैट सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज इन अ बाई लेयर। ये समझ में आ गया। Also lipid are arranged within the membrane with polar head towards the outer side and hydrophobic tail toward the inner part। इन्होंने ये भी कहा कि इधर करके हम लोग समझते जा रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पे है जो ये बात बता रहे हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे ये है, इन्होंने ये कहा कि ये लिपिड बाई लेयर होते हैं। तो लिपिड बाई लेयर की एक की बात हम बताते हैं, ये जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक। ये जो होता है इसको कहते हैं, ऊपर वाले को हम हेड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। हेड और टेल। तो लिपिड का वो होता है जिसमें हाइड्रोफिलिक नेचर का पाया जाता है, उसमें उसको क्या कहते हैं, ये होता है पोलर नेचर का, और दूसरा क्या होता है, नॉन पोलर का होता है। तो पोलर नेचर, नॉन पोलर नेचर एक ही लिपिड बाई लेयर में लिपिड में पाया जाता है। तो वो एक हेड की तरह काम करता है, दूसरा क्या है, टेल की तरह। तो टेल फाइबर दो ऐसे लटके होते हैं और वो
फोबिक नेचर के होते हैं और नॉन पोलर होते हैं। ये हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर नेचर का होता है। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले ये पता चला कि जो ये बना होता है लिपिड का होता है, और लिपिड जो होते हैं बाई लेयर अरेंज होते हैं। तो सेल ये ऐसे है, सेल मेम्ब्रेन ऐसे, और दूसरा देखो यहाँ पे ऐसे है, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है। अब हमने प्रोटोप्लास्ट एक तरह से समझ लो। यहाँ पे देखो एक लेयर यहाँ है ऐसे, और दूसरा यहाँ पे ऐसे है। तो ये क्या क्या आउटसाइड द साइटोप्लाज्म कहेंगे, है ना, आउटर इन्वायरमेंट कहेंगे, और इधर को कहेंगे इनसाइड द साइटोसॉल, साइटोसॉल की टुवर्ड्स द साइटोसॉल। तो ये दोनों इस तरह से अरेंज होंगे, इसका हेड इधर रहेगा, इसका हेड ऊपर रहेगा, नीचे की तरफ आएगा, इसका ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो ये देखो एक तरह का हो रहा है कि जितने हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेज है, जो टेल है, मतलब जो सॉरी हेड है जो हाइड्रोफिलिक है, ये टुवर्ड्स द इधर की तरफ पाया जा रहा है, इधर वाला हेड जो है इधर की तरफ पाया जा रहा है साइटोसॉल में। बीच में ज़्यादातर क्या हो रहा है, हाइड्रोफोबिक रीजन है। बीच में कौन सा रीजन है, हाइड्रोफोबिक रीजन। तो ये यही बता रहे हैं। अच्छा, ऐसा जो जिसमें दोनों होते हैं, ये उसको कहते हैं एम्फीफिलिक, एम्फीपैथिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक, जिसमें हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों स्ट्रक्चर उपलब्ध हो। Also lipid arrange in lipid membrane with a polar head towards the outer side and the hydrophobic phobic tail towards the inner side. This ensure the non-polar tail saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. अब देखो ये इससे क्या फ़ायदा होता है, जो इंश्योर द नॉन पोलर, जो टेल है, टेल को जैसे इधर एक्वस इन्वायरमेंट होगा, यहाँ एक्वस इन्वायरमेंट होगा, तो इस तरह से अरेंजमेंट से क्या होगा, ये बचा लेगा किसको, टेल को। ये हाइड्रोफोबिक है ना, हाइड्रोफोबिक मतलब कि वाटर से इसको प्रॉब्लम होगी, तो ये इसको इस तरह से अरेंज करते हैं कि टेल का जो अरेंजमेंट हो अंदर की तरफ हो, टेल का अरेंजमेंट क्या हो, अंदर की तरफ हो, जिससे एक्वस नेचर से ये बच जाता है। दिस इंश्योर द नॉन पोलर टेल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये भी याद रखना, जो टेल बना होता है किससे, अनसेचुरेटेड से नहीं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाता है। किससे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। द लिपिड कंपोनेंट मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फास्फोग्लिसराइड। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, लिपिड में बहुत से फॉर्म होते हैं, लेकिन ये जो बना होता है जो लिपिड बाइलेयर में, ये किसका बना था, फास्फोग्लिसराइड, फास्फोग्लिसराइड का बना था। लेटर बाद में फिर ये देखा गया है कि बायोकेमिकल, फिर चेक किया गया कि और कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये था कि आरबीसी की रिवील किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज के बाद, तो ये पता चला कि ये जो होता है लिपिड बाइलेयर का बना होता है। लिपिड बाइलेयर में हेड टेल इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो टेल होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वो उसको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कत ना होने पाए, मतलब एक्वस जो इन्वायरमेंट है हाइड्रो वाटर वाला, उससे बचाया जा सके। दूसरा क्या है कि इंश्योर द नॉन पोलर टेल सेचुरेटेड, और ये जो होता है टेल जो बना होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है। तो और दूसरा ये है कि ये जो होते हैं, जो लिपिड बना होता है वो ग्लिसराइड का बना होता है, और उसमें फास्फोग्लिसराइड सबसे यूनिक है। तो बहुत से होते हैं, लेकिन फास्फोग्लिसराइड ही आपको याद रखना है कि फास्फोग्लिसराइड से बनता है। लेटर बाद में ये बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पासेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। पहले क्या पता चला था, पहले ये पता चला था कि केवल किससे बना है, पहले किससे बना था, केवल ये पता चला था कि लिपिड का बना था, लिपिड बाइलेयर का। सबसे पहला ये पता चला कि ये लिपिड बाइलेयर का है, और लिपिड बाइलेयर में क्या था, एम्फीपैथिक था, और उसके बाद क्या था, ये फास्फोग्लिसराइड का, फास्फोग्लिसराइड का बना था। दूसरा फिर क्या हुआ, दूसरा इन्होंने बताया कि बाद में ये देखा गया कि ये भाई ये तो प्रोटीन का भी है इसमें स्ट्रक्चर, और क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो ये तीनों हो गया। तो अगर पूछा जाए लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन बना होता है किससे बना होता है, को लिपिड का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, सबका काम अलग अलग होता है। लिपिड जो होता है बाइलेयर के फॉर्म में होता है ऐसे ऐसे करके, और प्रोटीन जो होता है उसी में बरीड होता है, धसा होता है, जैसे कि ऐसे नहीं होता सीरे में गुलाब जामुन रख दो उस तरह से धसा होता है। कार्बोहाइड्रेट कहीं कहीं पाया जाता है, वो देखते हैं हम लोग क्या क्या कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये जो था later investigation clearly revealed that the cell membrane also passes protein carbohydrate. The ratio of protein and lipid varies consistently in different cell type. ये अब पूछा जाए कौन कितने परसेंट में पाया जाएगा, तो अब तो बहुत ज़्यादा टेक्निक्स आ गई है ना, सबका पता कर सकते हैं कि किसके सेल मेम्ब्रेन में कितना क्या पाया जाता है। तो ये बताएं कि जो जिसकी अध्ययन कर रहे थे ह्यूमन बीइंग में, आरबीसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, इर्थोसाइट की बात कर रहे थे, वो अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन पाया जाए। देखो सब 40% केवल क्या पाया जाता है, लिपिड, और क्या पाया जाता है 52% जो पाया जाता है क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जा रहा था।
देखो इतना ज़्यादा पाया जा रहा है, और शुरू में रिवेल्ड क्या हुआ कि केवल लिपिड का बना, तो ये पाया जा रहा था, और बकिया जो रेस्ट हो अदर पाए जाएंगे। ये किसकी बात हो रही है? इरिथ्रोसाइट की, आरबीसी की। आरबीसी में क्या होता है, ये पाया गया कि 52% ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं, और 40% क्या होते हैं तुम्हारे लिपिड्स होते हैं बाइलेयर के फॉर्म में। डिपेंडेबल ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब ये देखो ये स्ट्रक्चर हो गया, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग और आगे लाइन पढ़ेंगे। यहाँ देखो तुम्हें दिख रहा होगा एक लिपिड बाइलेयर। अब ये देखो सेल है, सेल का एक मेम्ब्रेन है, ऐसे ही घुमा लो इसको, ये मान लो ऐसे ही सेल था पूरा, ये ऐसे ये सेल था। तो सेल का एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाया गया, यहाँ पे सब न्यूक्लियस वगैरह भरा हुआ है। यहाँ पे ये दिख रहा होगा तुम्हें कि ये जो है कुछ जो है धसे हुए प्रोटीन है एकदम आर पार, इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब मेम्ब्रेन को आर पार करके जा रहा है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। दूसरा क्या देख रहे हैं? लिपिड बाइलेयर देख रहे हो, देखो टेल यहाँ पे है, टेल कैसा था? हाइड्रोफोबिक। ये भी टेल देखो इधर, ये क्या है? तुम्हारा हेड है। और इसके बाद क्या होता है? ये देखो धसे है, धसे धसे कितना, मतलब वो लग रहा है जैसे कि ये नहीं है, देखो ऊपर का ये सरफेस देखो, तो जैसे लग रहा है कि सिरा है, इसमें गुलाब जामुन रखा हुआ है ऐसे। ये हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऐसे पाए जाते हैं, यहाँ पे प्रोटीन पाए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? पार्सली, ये मतलब धसे नहीं है, बाहर की तरफ है। अब दूसरा एक चीज़ ये है कि जो प्रोटीन जैसे एक्सपोज हुई, जैसे ये प्रोटीन है, देखो प्रोटीन का ये इसमें स्पिनिंग हुई रहती है, प्रोटीन की स्पिनिंग होती है, जैसे ये है ना, तो स्पिन ऐसे ऐसे प्रोटीन धसे होते हैं। एक तो ऐसे प्रोटीन होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, एक तो धसे होते हैं ऐसे ऐसे प्रोटीन। इस प्रोटीन में जो होगा शुगर का भी क्या होता है, कुछ कुछ पार्ट होता है। तो देखो यहाँ शुगर का है, और वो कहाँ होता है? एकदम जैसे ये सेल को अगर कहीं जाना होगा तो शुगर सबसे पहले सिग्नल देते हुए जाएगा, तो शुगर सबसे ऊपर होता है, प्रोटीन से जुड़ा होता है। और उसके बाद क्या करते हैं? ये तो टेल है। अब आना है, अब देखो समझना क्या है, यहाँ पे कहीं कहीं जगह पे यहाँ कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है। देखो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉल प्रोटीन, स्टेरॉल पाया जाता है, जो कि एक फॉर्म है क्या? कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, इतना। अब सबका हम लोग काम देख लेते हैं कि क्या क्या काम होता है। सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि एक एवरेज थिकनेस कितनी होती है। तो इस जो इसी मोटाई होती है, एवरेज होती है 75 से 100 एंगस्ट्रॉन होती है। कितने एंगस्ट्रॉन? 75 से 100 एंगस्ट्रॉन होती है थिकनेस। किसकी? एवरेज सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है? 75 से 100 एंगस्ट्रॉन। इसका अरेंजमेंट देखो कैसे होता है। इसका अरेंजमेंट ऐसे होता है, पहले हो गया प्रोटीन, फिर क्या होगा? लिपिड, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन। देख रहे हो ना, जैसे ये हो गया प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन। तो PLLP, कभी कभी इसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है। ये हो गया 100 हो गया। इसके बाद क्या हो गया? देखो यहाँ पे एक्सपोज जो शुगर होता है, ये जो होता है जिसको कहते हैं हम शुगर के फॉर्म में। अब इसको मिटा देते हैं, हम लोग समझ गए अगर यहाँ तक तो अब समझते हैं इन सब की बात। देखो यहाँ पे ये जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लूकोज और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब क्या है उसको क्या कहते हैं? मिक्स जो होता है ना कि एक सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन है। ये क्या काम करता है? सेल को रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है, फॉर सेल रिकॉग्निशन। सेल को रिकॉग्नाइज, जैसे कहीं जाएगा तो ये पहचानने में मदद करेगा, मतलब एक तरह से इसका आँख है, ये सेल रिकॉग्निशन का काम करेगा। दूसरा जो होता है, दूसरा जो इसमें करे, ये है स्टेरॉल, जो कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो क्या करता है कि रिड्यूस करता है परमिबिलिटी को, रिड्यूस परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को रिड्यूस करता है। दूसरा काम क्या करता है? ये जो होता है फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, फ्लूइडिटी को भी मेंटेन करता है, फ्लूइडिटी का मेंटेनेंस करता है। तो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? ये परमिबिलिटी को रिड्यूस करता है, रिड्यूस द परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। दूसरा क्या काम करता है? फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है। तो ये दो बात होगी यहाँ पे इसकी। और ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? सेल को रिकॉग्निशन कहीं जाएगा तो उसमें पहचानने में ये मदद करेगा। अगर बच्चों हम लोग ये कहें इस मेम्ब्रेन को तोड़ के निकालना है, इससे प्रोटीन निकालना है, तो सबसे पहले कौन सा प्रोटीन निकलेगा? तो सबसे पहले ये प्रोटीन निकलेंगे ना जो ऊपर होंगे। तो जो ऊपर वाले प्रोटीन होंगे, जो जैसे ज़्यादा अंदर धसे नहीं होंगे, तो इसको कहेंगे, अंदर जो धसे होते हैं उसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। कौन से प्रोटीन?
सॉरी, उसको कौन सा प्रोटीन कहेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। और दूसरा जो बाहर की तरफ होगा उसको क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अगर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक किस फॉर्म में कहेंगे? अगर इसमें से एक्सट्रैक्ट करें प्रोटीन को तो सबसे पहले ये बाहर वाला निकलेगा, तो जितने जल्दी पहले निकल जाएंगे उसको कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो लेट में निकलेंगे उसको कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये था तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। और इसके लिए जो था बहुत लोगों ने, जैसे डैनियल थे और तुम्हारा रॉबर्टसन थे, जिन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन का मॉडल दिया। लास्ट में सिंगल निकोलसन ने सबसे बेस्ट मॉडल दिया जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वही आपकी किताब में भी दिया हुआ है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसमें जो लिपिड बाइलेयर होता है, ये जो होता है क्वाजी फ्लूइड नेचर का होता है। कैसा होता है? क्वाजी फ्लूइड नेचर का। क्वाजी फ्लूइड नेचर का होता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये ऐसे जैसे सीरा है ना, ऐसे ऐसे इधर उधर मूव करता रहता है और इसमें ये तैरता रहता है। कौन? प्रोटीन। क्वाजी फ्लूइड नेचर किसका होता है? ये क्वाजी फ्लूइड नेचर किसका हो रहा है? तो क्वाजी फ्लूइड नेचर है तुम्हारा लिपिड बाइलेयर का, जिसमें लिपिड जो होता है मूव करता रहता है। तो ये फ्लूइड नेचर जो होता है, ये जो प्रोटीन इसमें धसे होते हैं बच्चों, इसको इधर चाहे इधर, इसको लेटरल मूवमेंट करने में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है। पूछा जाए कि बताओ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यही था, फ्लूइड मोज़ेक क्या मॉडल है, तो कहोगे कि जो ये लिपिड बाइलेयर की जो क्वाजी फ्लूइड नेचर है, जो जिसमें हम गुलाब जामुन रख रहे हैं, वो क्या कर रहा है? इसके लेटरल मूवमेंट में मदद कर रहा है, इधर मूव करने में, इधर मूव करने में मदद करता है। यही है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइडिटी, जिससे क्या होता है, इस सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कहते हैं। इसको क्या कहते थे? फ्लूइडिटी। अब देखो फ्लूइडिटी जब टर्म आ गई, ये फ्लूइडिटी को कौन मेंटेन करता है? कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन करता है। जब ये टर्म आया तो अब यहाँ समझ जाओ, जैसे कभी कभी ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पतली सी सुई की नोक जो है, सुई की नोक इस सेल के अंदर ऐसे धसाया जाए। क्या धसाया जाए? एक सुई की नोक जो है इसमें धसाया जाए, तो क्या होगा? सेल जो होगा फट जाएगा, उससे सारे मटेरियल बाहर निकल जाएंगे कि क्या होगा? बच्चों हम जानते हैं कि इस जब धसाएंगे तो किसमें जाएगा? लिपिड बाइलेयर में होगा। तो लिपिड के यहाँ से मॉलिक्यूल इधर मूव कर जाएंगे, इधर मूव कर जाएंगे। तो जब मूव कर जाएंगे, जैसे ही हम इसको इंजेक्शन को बाहर निकालेंगे, जब बाहर निकालेंगे इंजेक्शन को, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर से वो लिपिड आ जाएगा वहीं पे। तो पूछा जाए कि बताओ कि अगर इंजेक्शन हम लगा दें अब फिर उसको बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा? सेल बर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो कुछ नहीं होगा, वो तो ऐसे ही जैसे डालोगे इंजेक्शन, ये इधर मूव कर जाएंगे, इधर मूव कर जाएंगे, फिर हटा लोगे, फिर अपनी जगह पे ले लेंगे। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अगर पूछा जाए कि अगर मान लो कोई किसी सेल में पिंच कर दे एक छोटे से वो से, तो उससे क्या होगा? लीकेज होने लगेगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ्लूइड नेचर है ना इसका। लिपिड बाइलेयर का कैसा नेचर है? फ्लूइड है, जो इसके मूवमेंट को क्या करता है? कंसीडर करता है, मतलब लेटरल मूवमेंट में मदद करता है। तो ये बात थी कि इससे फ्लूइडिटी मेंटेन होती है। अब देखो फ्लूइडिटी से मतलब क्या होगा? फ्लूइडिटी फायदा क्या क्या करेगा? फ्लूइडिटी फायदा ये करेगा कि जैसे सेल को इनलार्ज होना है, बढ़ना है, पहले से बड़ा होना है, सेल डिवीजन में जाएगा तो बढ़ेगा। तो ये फ्लूइडिटी नेचर नहीं हो, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा? टूट जाएगा ना। तो फ्लूइडिटी नेचर इसको सेल के ग्रोथ, सेल के इनलार्जमेंट में, जैसे पढ़ा था ना भी सेल ग्रोथ में कि सेल मेस्टमेटिक जोन, फिर इसके बाद कौन सा जोन आता था? एलांगेशन जोन। तो एलांगेट होगा ना, तो ये एलांगेट होगा तभी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, फ्लूइडिटी रहेगी, तभी ना तो उसकी ग्रोथ में मदद करेगी। फ्लूइडिटी किस में मदद करेगी? ग्रोथ में मदद करेगी। दूसरा क्या काम कर सकती है? फ्लूइडिटी ग्रोथ में भी मेंटेन करेगी। और दूसरा क्या काम कर सकती है कि बाहर मटेरियल को ले जाने, बाहर से अंदर ले आने, इन सब में भी ये मदद करेगी। एक्जोसाइटोसिस, जिसको इंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं इसको, एनसीईआरटी में क्या कहा है, तो इतना अगर समझ में आया होगा। देखो ये क्या कर रहा है? डिपेंड अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट सेल टाइप इन ह्यूमन बीइंग। 52 ये हो गया। डिपेंड अपॉन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटीग्रल या पेरिफेरल प्रोटीन। और दूसरा क्या? पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है सरफेस मेम्ब्रेन पे होता है प्रोटीन, पार्सली बरीड होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन इम्प्रूव्ड मॉडल, यही बता दें सबसे बेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था कौन, किसका? सेल एक्सट्रैक्शन सिंगल निकोलसन 1972 में वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो सिंगल निकोलसन ने, सबसे ज़्यादा इसका एक्सेप्टेड थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, देखो आ गया फिर से वही फ्लूइड नेचर,
जो ऐसे ऐसे लिपिड इधर उधर मूव करता था ना, और उसमें प्रोटीन भी इधर उधर लेटरल मूवमेंट करता था। तो लेटरल मूवमेंट प्रोटीन किसकी वजह से था? क्लोजी फ्लूइड नेचर की वजह से। किसके? लिपिड के। क्लोजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल मतलब योग्य बनाता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल लेयर। यही है तुम्हारा क्या? सिंगल निकोल्सन वाला कॉन्सेप्ट। सिंगल निकोल्सन का कॉन्सेप्ट यही है कि क्वेजी फ्लूइड नेचर जो है यही क्या काम करता है? इनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवर लेयर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड द फ्लूइडिटी। कितना, अगर जितना ज़्यादा ये इधर उधर मूव करने में हो उतना ही अच्छी उसकी फ्लूइडिटी होगी। फ्लूइडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किस टर्म के लिए? फ्लूइड किस लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो कहोगे कि सेल ग्रोथ के लिए, सेल इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन के लिए, सिक्रीशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए, सेल डिवीजन के लिए, मतलब सेल के अंदर आने के लिए, सेल के बाहर जाने के लिए, दोनों के लिए। अब सेल मेम्ब्रेन का रोल देखते हैं। तो हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा था, ऑस्मोसिस पढ़ा था, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का देखो एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें पंप से अपनी मेम्ब्रेन है। तो बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल हैं, यहाँ हाई कंसंट्रेशन होता है और यहाँ क्या? लो कंसंट्रेशन। तो हाई से अगर लो जाएगा तो आराम से चला जाएगा, डाउन हिल इसको कहेंगे। और उसमें क्या होता है? उसको ऐसे ट्रांसपोर्ट कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा होता है, कुछ ऐसे होते हैं हाई टू लो तो कंसंट्रेशन है, लेकिन ये जो है मॉलिक्यूल जो है ये लिपिड जो है लिपिड सॉल्युबल नहीं है, हाइड्रोफिलिक है। जैसे कि डीएनए हो गया, इसको जाना है सेल के अंदर, तो ये क्या काम करेगा? ये नहीं जा रहा है तो इसके लिए फैसिलिटेटेड प्रोटीन चाहते हैं, तो उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे, तो उसको कहेंगे ऑस्मोसिस। तो यही सब सारी बातें यहाँ दिया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द इट। द मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए कि बताओ सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो कहोगे कि ये सेलेक्टिव परमेबल होता है। सेमी परमेबल तो बात की बात है, लेकिन अक्सर करके यही आता है सेलेक्टिव परमेबल, मतलब सेलेक्ट करेगा किसको जाना है किसको नहीं जाना है। तो सब मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल के लिए सेलेक्ट करेगा कि जाना है, कुछ को नहीं जाने देगा। मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट द एनी रिक्वायरमेंट एनर्जी, दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसफर। पैसिव ट्रांसफर में कोई भी एनर्जी नहीं लगती। न्यूट्रल सॉलिड जैसे हो गया, मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रोसेस द सिंपल डिफ्यूजन, जैसे हाई से लो की तरफ जाता है ये कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन। वाटर में आल्सो अक्रॉस द मेम्ब्रेन हायर टुवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बस एज पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड दिस रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। वही था कि कैरियर प्रोटीन चाहिए, तो उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का देते हैं। ए फ्यू आयंस जैसे चैनल्स, यहाँ पे ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कह रहे हैं कुछ में क्या अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो से हाई की तरफ ले जाएंगे, उसमें एनर्जी चाहिए, उसके लिए पंप चाहिए, ट्रांसपोर्टर पंप चाहिए, स्पेसिफिसिटी होती है, इसको अप हिल कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सच ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी डिपेंडेंट और प्रोसेस नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें सोडियम पोटेशियम पंप था, ये जो है बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है किसके लिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो ये था मेम्ब्रेन। देखो कितने इंटरेस्टिंग बात है, मेम्ब्रेन क्या कर रहा था? फ्लूइडिटी मेंटेन कर रहा था, और वो लिपिड का बाई लेयर जो था वो मेंटेन करता था। शुगर का काम क्या करता? सेल को रिकॉग्नाइज करने में। स्टेरॉल का काम परमिबिलिटी कम करना, रिड्यूस करना, दूसरी क्या? फ्लूइडिटी को मेंटेन करना। प्रोटीन का काम क्या था? तो बरीड होता था, वो उसके स्ट्रक्चरल सपोर्ट में मदद करता था। प्रोटीन से ही ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में शुगर एक्सपोज होता है। तो ये था मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन जो अगर पूछा जाए सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो कहोगे कि ये बहुत ही लिविंग टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसलिए कहते हैं ये लिविंग होता है। और सेल वाल क्या होता है? नॉन लिविंग। सेल वाल क्या होता है? नॉन लिविंग। क्यों? तो सेल वाल लिविंग क्योंकि इसमें फ्लूइडिटी है, मतलब वर्क करता है ना, फिजियोलॉजिकल कुछ फंक्शन। ये एक तरह दीवार की तरह काम करता है, बस इसका काम क्या है? बचाना। सेल वाल मतलब कोई बस्ट न होने पाए, कोई इस तरह का कुछ हो नहीं पाए, तो उसको अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? अब क्या? सेल वाल। सेल वाल देखो क्या होता है बच्चों, सेल वाल क्या होता है? देखो इसमें तो पहले ये है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही सेल वाल बनेगा। अब प्लांट की बात हो रही है ना, प्लांट में सेल वाल कैसे होते हैं? तो सेल वाल प्लांट में जैसे होता है कि वो क्या करता है कि बहुत से, जैसे एल्गी का सेल वाल कुछ अलग हुआ, फंगस का सेल वाल काइटिन का बना होता है, सेल वाल का नेचर होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है, मिडिल लैमिला क्या होता है, ये सब सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा सेल का, फिर हम लोग सेल डिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अच्छा लगे तो कमेंट्स करना, लाइक, और कोई क्वेरी हो तो वो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।